ये वाली बुक ज्यादा टीचर रेकमेंड नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते, शायद खुद पढ़ते होंगे। 4 किताबों को एक एक बार पढ़ने से नंबर नहीं आते, जब आप एक किताब को 4 बार पढ़ोगे ना तब रिजल्ट आएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और देखो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो जो चीजें बताऊंगा ना, हो सकता है मेरा जो ओपिनियन है ये बाकी यूट्यूबर से अलग हो, क्योंकि देखो यार मैं आपको ना वही बातें बताता हूं जो ग्राउंड रियलिटी पे फॉलो होती हैं। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे लोग है ना कूल बनने के लिए पता क्या करते हैं, वो वाली किताबें बता देते हैं जो 90% बच्चों से ना तो सोल्व होती है और उसमें से ना पेपर भी नहीं आता। और बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई साहब इसने इतनी मुश्किल किताब बता दी, ये तो बहुत ही अलग लेवल का बंदा होगा। बट ऐसा नहीं होता, आपको सबसे मुश्किल किताब नहीं करनी। ये ना एक बहुत बड़ा मिथ फैला रखा है कि आप सबसे मुश्किल किताब करोगे ना तो ही आपके नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है। मैं हवा में बात नहीं करता, मैं चाहता तो यार मैं भी आपको ना 4 किताबें बता दूं कि ये सारी मुश्किल किताबें हैं, इनको पढ़ लो। बट ऐसा नहीं करना, आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको वो बुक नहीं पढ़नी जो मुश्किल है, आपको वो बुक पढ़नी है जिसमें से आपका पेपर बनता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना क्लास 11th की वो बुक्स बताऊंगा जो आप फॉलो भी कर सकते हो और जो आपको फॉलो भी करनी चाहिए। और मैं आपको पहले क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि आज मैं जो आपको बुक्स बताने वाला हूं ना वो आपकी बोर्ड्स वाली बुक्स बताऊंगा। देखो जेई और जेई एडवांस वाली जो बेस्ट बुक्स है वो मैं आपको अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज की जो बुक्स बताऊंगा ना ये बोर्ड्स के लिए बेस्ट बुक्स होने वाली हैं। देखो जेई और जेई एडवांस का जो पेपर होता है ना वो बहुत अलग टाइप का होता है और बोर्ड्स का जो पेपर होता है वो बहुत अलग टाइप का होता है। दोनों के लिए आप सेम बुक्स यूज नहीं कर सकते। जेई के अंदर क्या होता है कि जेई के अंदर है ना आपको थ्योरी से ज्यादा आपको क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। एंड वहीं पे बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स का जो पेपर होता है वो मैक्सिमम आपका थ्योरी बेस्ड होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना क्लास 11th की बोर्ड्स की बेस्ट बुक्स बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा ना ये बेसिकली आपकी पीसीएम प्लस बायो इस स्ट्रीम की मैं बताने वाला हूं। देखो कॉमर्स और आर्ट्स की भी जो बेस्ट बुक्स है वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन वो मैं आपको अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मेरे को पहले तो जल्दी से ना कमेंट करके बताओ कि आपको पहले कॉमर्स की बेस्ट बुक जाननी है या फिर आर्ट्स की बेस्ट बुक जाननी है। देखो वीडियो तो मैं सभी स्ट्रीम की बनाऊंगा, लेकिन जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी ना पहले मैं उसकी अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पीसीएम प्लस बायोलॉजी इन सब्जेक्ट की जो बेस्ट बुक्स है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के साथ। तो देखो फिजिक्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, साथ में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको एक ऐसी बुक सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपकी ये दोनों चीजें हो। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स के अंदर क्या करना है, आपको एनसीईआरटी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि देखो यार आपका जो फिजिक्स का पेपर होता है ना वो आपका 70 to 80% आपका डिक्टो एनसीईआरटी से आता है। देखो ये जो परसेंटेज है ना ये आपके सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती रहती है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। लेकिन बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स के अंदर है ना 70 से 80% आपका पेपर एनसीईआरटी से आता है। थ्योरी में आपकी एनसीईआरटी उतनी हेल्प नहीं करेगी, लेकिन हाँ कंसेप्ट बिल्ड करने में ना एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना एक मतलब रास्ता पता चल जाएगा कि आपको चीजें किस तरीके से फॉलो करनी है। तो सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए कि यार मेरे को कैसे भी करके एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। और जैसे ही आपकी एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद आप एसएल अरोड़ा कर सकते हो या फिर आप प्रदीप पब्लिकेशन कर सकते हो या फिर आप दिनेश। तुम्हें तीनों बुक नहीं करनी, आपको इन तीनों बुक में से कोई एक बुक करनी है। देखो मैंने ये तीनों बुक अच्छे से पढ़ी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दिनेश काफी अच्छी बुक है। स्टिल अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं ना तो इन तीनों में सबसे बेस्ट जो होगी वो है प्रदीप पब्लिकेशन। यस ठीक है, देखो आपकी मर्जी है, अगर आपको दिनेश पब्लिकेशन बेटर लगता है तो आप दिनेश ले सकते हो। तीनों बुक मतलब 19-20 का ही फर्क है, लेकिन इन तीनों में से अगर मेरे को कंपेयर करना पड़े, एक बुक मेरे को चूज करनी पड़े, देन आई विल चूज प्रदीप पब्लिकेशन। देखो एसएल अरोड़ा के जो थ्योरी वाला पार्ट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एसएल अरोड़ा का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना दैट इज इट्स थ्योरी। मैंने देखा है कि इसकी जो थ्योरी है ना वो किसी भी बुक से मतलब मैच ही नहीं करती, इतनी बढ़िया थ्योरी है। प्रदीप पब्लिकेशन का जो सबसे बेस्ट पार्ट है दैट इज न्यूमेरिकल। अगर आपका न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा वीक है तो मैं आपको बोलूंगा प्रदीप पब्लिकेशन ले लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरा जो थ्योरी वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा वीक है तो मैं आपको बोलूंगा आप है ना एसएल अरोड़ा ले लो, ये भी काफी अच्छी बुक है। लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार मेरा थ्योरी वीक है, न्यूमेरिकल वीक है, तो मैं आपको बोलूंगा आप प्रदीप पब्लिकेशन ले लो। मतलब एक ऐसी बुक है कि आप है ना दुखी नहीं होगी, इतनी बढ़िया बुक है। उसके बाद देखो अब थ्योरी वाली चीज हो गई, आपका बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए। अब है ना फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है। फिजिक्स के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करते हो ना उतनी कम है, तो आपको फिजिक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहां मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर। देखो यहां पे मैंने ना आपको पीवाईक्यू सजेस्ट नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो आपके फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल होते हैं ना वो आपके 70 to
20% ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ना नए टाइप के न्यूमेरिकल चाहिए। उसके लिए जो आपका नया वाला क्वेश्चन बैंक है ना वो सबसे बेटर रहता है। पीवाईक्यू ऑलरेडी इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आपको अलग से पीवाईक्यू वगैरह खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप ना ओसवाल पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक है वो ले सकते हो। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये तीनों चीजें अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका जो बोर्ड्स है ना उसके अंदर आपका नाना करते भी 95 प्लस मतलब स्कोर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने तीन जो सबसे बेस्ट बुक्स है ना वो आपने कर ली है। ठीक है, इसके बाद अगर देखो आपका गोल है कि यार मेरे को ना अभी से मतलब 11th क्लास के अंदर से ही अपनी जो जेई वगैरह की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको बोलूंगा एचसी वर्मा आप स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर सकते हो। एचसी वर्मा पूरी सोल्व नहीं करनी आपको। एचसी वर्मा के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो यार ये मेरे को कर लेना चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो आप कर लेना। लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से ना एचसी वर्मा करने लग जाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आपको नहीं करनी है। आपकी सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको प्रदीप पब्लिकेशन या फिर एसएल इन दोनों में से एक बुक कर लेना, और उसके बाद जब आपके क्वेश्चन बैंक पूरा सोल्व हो जाए, जब आपकी ये तीनों चीजें हो जाए ना, उसके बाद आपको एचसी वर्मा को टच करना है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना कूल लगने के लिए पता क्या करते हैं, पहले दिन है ना एचसी वर्मा खरीद लाएंगे और सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, फिर उनसे सोल्व होती नहीं है, फिर वो इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उनके पास एचसी वर्मा वाली बुक तो होती है लेकिन मार्क्स नहीं होते। तो आपको ये बेवकूफी नहीं करनी, आपको ना सीक्वेंस में चलना है। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, उसके बाद प्रदीप पब्लिकेशन करना है। ये दो चीजें करने से आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। कंसेप्ट जब आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि देखो क्वेश्चन बैंक में आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो जब आपका कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन कर पाओगे, राइट? तो फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन बैंक से, और ये तीनों चीजें करने के बाद आपका थ्योरी हो गया, आपका कंसेप्ट हो गया, आपने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली, और जब तुम्हारी ये तीनों चीजें हो जाए ना, उसके बाद आपको एचसी वर्मा वाली बुक को टच करना है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने ये पहली तीनों चीजें पूरे से कर ली, पूरी मतलब अच्छे से सोल्व कर ली, और एचसी वर्मा आपने मान के चलो सिर्फ 10% भी सोल्व करी, आप बोर्ड्स में फोड़ दोगे। लेकिन अगर आपने मान लो एचसी वर्मा पूरी सोल्व कर ली, 100% सोल्व कर ली, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी सोल्व नहीं की और एसएल अरोड़ा सोल्व नहीं की, या फिर आपने क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस नहीं की, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एचसी वर्मा से बोर्ड्स में नंबर नहीं आते। ये मैं आपको देखो थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। देखो मैं भी कूल लगने के लिए क्या बोलता कि यार पहले दिन है ना, मैं बोलता कि यार एचसी वर्मा खरीद लो, करने लग जाओ। आपको भी ये लगता कि यार कितना बढ़िया यूट्यूबर है, ये तो इतनी मुश्किल मुश्किल किताबें पहले दिन से करने के लिए बोल रहा है, इसको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। आपको ना सीक्वेंस फॉलो करनी है, एनसीईआरटी, एसएल, क्वेश्चन बैंक, एंड देन टाइम मिले तो एचसी वर्मा करना, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? तो पहला सब्जेक्ट हो गया आपका फिजिक्स। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे, दैट इज केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको पता 3 पार्ट होते हैं आपका, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड आपका ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक तो एक ऐसी चीज है मतलब बच्चे ना रोते हैं। तो केमिस्ट्री को ना मैं आपको बोलूंगा कि यार अपना ना जो क्लास 11th का जो बेस है ना वो आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि देखो मैं आपको मतलब हो सकता है कि आपको मेरी बात थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन अगर आपका क्लास 11th का बेस केमिस्ट्री के अंदर वीक हो गया ना भाई साहब, मतलब आप 12th के अंदर रिकवर कर ही नहीं सकते, ये गारंटी है। तो तुम्हें 11th क्लास से अपनी जो केमिस्ट्री है ना उस पर फोकस करना पड़ेगा, ताकि आपको 12th क्लास में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या बुक फॉलो करनी है? सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है। मैं बता रहा हूं क्यों। देखो जब तक आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप्स पे याद ना हो जाए ना, तब तक आपको कोई भी रेफरेंस बुक टच ही नहीं करनी। और तुम मानोगे नहीं, ये जो मिस्टेक है ना, ये आपके 99% बच्चे क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग से ना एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक स्टार्ट कर देते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आपको नहीं करना। केमिस्ट्री के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में एनसीईआरटी करनी है, और जब आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद ना हो जाए ना, तब तक आपको कोई और बुक टच नहीं करनी। क्लियर एवरीवन? एनसीईआरटी होने के बाद आप ओपी टंडन नाम से एक ऑथर है, बहुत बढ़िया बुक आती है, मैंने खुद पढ़ी है इनकी बुक, ये भी काफी अच्छी बुक है। प्रदीप पब्लिकेशन ऑल टाइम केमिस्ट्री की तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मानता हूं मैं इसको, ये भी बहुत बढ़िया बुक है। एक आती है मॉडर्न एबीसी करके, ये भी काफी अच्छी बुक है। इस बुक का जो फॉर्मेट है ना वो मेरे को इन तीनों में से सबसे अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप कंटेंट वाइज बात करी जाए तो कंटेंट वाइज मैं आपको बोलूंगा प्रदीप पब्लिकेशन कंटेंट वाइज केमिस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट है। देखो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको ना सुंदर बुक से पढ़ने में मजा आता है, तो मैं आपको बोलूंगा एबीसी खरीद लेना, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, अगर आपको मतलब ऐसा है कि भाई बुक से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एक ऐसी बुक चाहिए जिससे मेरे नंबर आए, तो मैं आपको बोलूंगा आप प्रदीप पब्लिकेशन ले लो। ओपी टंडन यार मैं अगर रेटिंग दूं ना तो प्रदीप पब्लिकेशन 9.5 आउट ऑफ 10 है, एबीसी आपकी 8 आउट ऑफ 10 है। ठीक है, और ओपी टंडन 9 आउट ऑफ 10 है। ठीक है,
तो मैं आपको बोलूंगा पहले आप प्रदीप पब्लिकेशन कर लेना, और जब आप प्रदीप पब्लिकेशन अच्छे से कर लो ना, उसके बाद मैं बोलूंगा ओपी टंडन ले लेना। एबीसी को हटा दो यार, नहीं मतलब देखो ये बुक उन्हीं के लिए जिनको सुंदर बुक से पढ़ने में मजा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी थी। बाकी मैं आपको बोलूंगा पहले प्रदीप पब्लिकेशन कर लो अच्छे से, और उसके बाद आपके पास टाइम मिले आपको, बाकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी टाइम मिले तो मैं आपको बोलूंगा ओपी टंडन ले लेना, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, तो पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, अच्छे से एनसीईआरटी होने के बाद आपको प्रदीप पब्लिकेशन लेनी है, और प्रदीप पब्लिकेशन के बाद आपको एक ऐसी बुक बता रहा हूं जो कोई रेकमेंड नहीं करता, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको ना इग्नोर करते हैं, बट ये जो बुक है ना मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज डायमंड। इस बुक में ना आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस बुक का एक एक क्वेश्चन है ना आपका मतलब अपने अंदर ही एक जेम है। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, फिर आपको प्रदीप पब्लिकेशन करनी है, और उसके बाद आपको एग्जाम्पलर करनी है। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, मेरे से पूछते रहते हैं बार बार, पिछली वीडियो पे भी कमेंट आया था एक बच्चे का कि भैया क्या ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या ये सेम होती है? नहीं, ये बहुत अलग अलग होती है, और ये जो दोनों बुक्स होती है ना ये सीबीएसई से आती हैं। ठीक है, मतलब सीबीएसई खुद प्रोवाइड करता है, इनका सिलेबस मतलब सेम रहता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मतलब सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम्पलर में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी तो आपको पता है आपका बेस है, एनसीईआरटी के बिना तो कुछ भी नहीं है, तो आपको एग्जाम्पलर तीसरे नंबर पे करनी है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज योर पीवाईक्यू। यस, फिजिक्स के अंदर आपके पीवाईक्यू उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर पीवाईक्यू ही सब कुछ है, क्योंकि आप मानोगे नहीं, केमिस्ट्री के अंदर है ना 90% आपका पेपर ऐसा है जो आपका कॉमन होता है और आपका मैक्सिमम बार रिपीट होता है। तो आपको 90% क्वेश्चन, यानी कि अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया ना, तो एक तरीके से आपका 90% पेपर तो हो गया। तो आपको केमिस्ट्री के अंदर पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो आप किसी भी पब्लिकेशन का पीवाईक्यू ले सकते हो, मैंने देखे हैं काफी पब्लिकेशन के, लेकिन ओसवाल आपको पता है ऑल टाइम बेस्ट ही होता है, इससे बेस्ट तो क्या ही है। तुम एक काम करना, तुम्हारे जो ऑफलाइन टीचर है ना, जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन वगैरह में पढ़ाते हैं, एक बार उनसे पूछ के देखना कि यार ये जो ओसवाल वाले क्वेश्चन बैंक होते हैं ना, ये कैसे होते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, वो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक को बेस्ट बताएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सिस्टम समझ में आ गया। पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद आपको प्रदीप पब्लिकेशन करनी है, उसके बाद आपको एग्जाम्पलर करने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, और उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री का ना 90% ऐसा पेपर होता है जो बार बार रिपीट होता है। तो तुम अगर ये बुक्स फॉलो कर लोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं केमिस्ट्री में तो मतलब तुम्हारे नंबर पक्के हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा आपका थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो थ्योरी वाली जो बुक्स होती है ना, इसमें मतलब सबसे बुरी चीज पता क्या होती है कि आपकी ना कई बुक्स में इतनी ज्यादा थ्योरी डीप में चली जाती है कि उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आते। तो तुम्हें ऐसी बुक सिलेक्ट नहीं करनी जो बहुत ज्यादा मोटी है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा थ्योरी है, नहीं, आपको वो बुक सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर है ना थ्योरी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो, लेकिन ऐसी थ्योरी हो जिसमें से आपके पेपर बनते हो। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, इतनी मोटी किताब खरीद लेंगे बायोलॉजी की और उसको पढ़ते जाएंगे और वो चीजें पढ़ते जाएंगे जिसमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो तुम्हें बायो के अंदर एक ऐसी बुक परचेज करनी है जिसमें से आपके क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, क्योंकि आप मानोगे नहीं, बायोलॉजी का ना 75% पेपर आपका डिक्टो मतलब एज इट इज सेम आपका एनसीईआरटी से आता है। तो बायो के अंदर सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर जो आप एनसीईआरटी करोगे ना, तो एनसीईआरटी के साथ साथ आपको रेफरेंस बुक करनी है। ठीक है, देखो केमिस्ट्री के अंदर मैंने क्या बताया था कि पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। बायोलॉजी के अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आपको रेफरेंस बुक करनी है, क्योंकि देखो जब आप किसी टॉपिक की थ्योरी पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर आपको पता है लिमिटेड थ्योरी होती है, लेकिन रेफरेंस बुक के अंदर क्या होता है कि आपकी ना थोड़ी सी डिटेल थ्योरी होती है। तो आप जब एनसीईआरटी में वो टॉपिक पढ़ रहे होगे ना, तो साथ साथ अगर आप उसकी डिटेल थ्योरी भी पढ़ोगे ना, तो सारी चीजें सेम टाइम पे चलती जाएगी, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो बायोलॉजी के अंदर आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आपको रेफरेंस बुक फॉलो करनी है। सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक जो बायोलॉजी के आज तक मतलब पिछले मेरे ख्याल से 13 या 14 साल से आज तक जो सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक है ना बायोलॉजी की, दैट इज एमटीजी की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। और ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर है ना आपको कोई भी नॉनसेंस चीज नहीं मिलेगी। इस बुक के अंदर आपकी वही चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें है ना, वो आपकी इस बुक में मिल जाएगी। और देखो यार, नाम के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, फिंगर टिप्स। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ये बुक कर लेते हो ना, आपकी जो एनसीईआरटी वो लिटरली आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएगी। और ये एक ऐसी बुक है जो आपके नीट के एस्पिरेंट है ना,
ना सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। आप किसी ना नीट एस्पिरेंट से पूछ सकते हो कि जो एमटीजी की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है ना, ये कैसी बुक है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं वो इस बुक का ना बहुत अच्छा बताएंगे। तो ये एक ऐसी बुक है जो मतलब नीट के एस्पिरेंट भी यूज करते हैं। तो अगर आप इसको बोर्ड्स के लिए यूज करोगे ना, मतलब एक ऐसी बुक है ये, और ये एक ऐसी बुक है जो आपके टोटली एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। तो आप इस बुक को मतलब बोर्ड्स के लिए तो यूज कर ही सकते हो क्योंकि नाम में एनसीईआरटी आ गया तो आपको पता है, लेकिन साथ में इस बुक का ना आप नीट के लिए भी यूज कर सकते हो। तो काफी अच्छी बुक है। और मैं आपको एक और अच्छी बुक सजेस्ट करता हूं, दैट इज एस चांद। बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे बच्चे इसको लखमीर सिंह नाम से जानते हैं। तो काफी अच्छी बुक है ये बुक। आपने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने 10th क्लास में भी यूज की होगी। तो जो 11th क्लास वाली एस चांद है, ये भी काफी अच्छी बुक है। इस बुक का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये जो बुक है ना, ये कलरफुल है, ठीक है, और साथ में इसके अंदर जो थ्योरी है ना वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मिलेगी। तो अगर आपकी थ्योरी वीक है ना, तो मैं आपको बोलूंगा बायोलॉजी के अंदर थ्योरी का सबसे बेस्ट बुक जो है ना, दैट इज एस चांद। बायोलॉजी के अंदर मैं आपको ना प्रदीप पब्लिकेशन सजेस्ट नहीं करूंगा, उसकी बुक फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन बायोलॉजी के लिए एस चांद ज्यादा बेटर है। तो मैं आपको बोलूंगा बायोलॉजी के लिए ना आप एस चांद लेना, ये बेटर है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी के अंदर है ना आपका 80% ऐसा पेपर होता है जो आपका बार बार रिपीट होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ओसवाल के जो पीवाईक्यू है ना उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो फिजिक्स के अंदर मैंने आपको क्या बोला था, फिजिक्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन बैंक लेने के लिए बोला था। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको क्या बोला, पीवाईक्यू करने के लिए। और बायोलॉजी के अंदर मैंने क्या बोला कि आपको पीवाईक्यू लेना है, क्वेश्चन बैंक आपको नहीं लेना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स वाली बुक बहुत अच्छी है। देखो अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो बुक मतलब आपके लिए वरदान है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो एस चांद बुक है, ये तो आपको पता है ये बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसके अंदर आपका थ्योरी वाला पार्ट भी अच्छा है और साथ में जो बुक है आपकी कलरफुल भी है। तो देखो यार, बायोलॉजी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आपकी बुक कलरफुल हो तो मतलब समझ रहे हो, मतलब पढ़ने का अलग ही मजा आएगा। तो आप एस चांद ले लेना, काफी अच्छी बुक है। और एस चांद के बाद आपको क्या करने हैं, आपको करने हैं पीवाईक्यू। देखो यार, बायोलॉजी के अंदर आपका ना 80% ऐसा पेपर होता है जो आपका बार बार रिपीट होता है। तो अगर आप बायोलॉजी के अंदर ये मान के चलो सिर्फ पीवाईक्यू भी कर लोगे ना, तो भी आपका 80% पेपर कवर हो जाएगा। तो बायोलॉजी के अंदर पीवाईक्यू करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बायोलॉजी समझ में आ गया। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है, दैट इज मैथ्स। आपको पता है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी का टी भी नहीं होता। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपका टोटली एक ही चीज के ऊपर डिपेंड है, दैट इज प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतने आपको इस सब्जेक्ट में ना मास्टरी हो जाएगी। तो इस सब्जेक्ट के अंदर है ना आपको एक ऐसी बुक चूज करनी है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज्यादा हो ही हो, साथ में क्वेश्चंस की जो वैरायटी है ना वो भी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, ये पता है। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा। मेरे स्कूल के अंदर मतलब बहुत सारे स्कूलों के अंदर होता है, मेरे स्कूल में भी ये चीज फॉलो होती थी। दैट हमारे स्कूल के अंदर क्या था कि एनसीईआरटी नहीं करवाई जाती थी। यस मतलब कई स्कूलों के अंदर क्या होता है कि मतलब डायरेक्ट है ना वो क्या करते हैं, वो ना अपने बच्चों को मतलब इस लेवल से पढ़ाना शुरू ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो इस लेवल से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो बहुत सारे स्कूलों के अंदर क्या होता है कि एनसीईआरटी की जगह है ना एलिमेंट्स नाम से एक बुक होती है, हमारे स्कूल में फॉलो होती थी और मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के स्कूल में भी फॉलो होती है। तो मेरे को पहले तो जल्दी से कमेंट करके बताना कि आपके स्कूल के अंदर एनसीईआरटी फॉलो होती है या फिर ये एलिमेंट्स वाली बुक फॉलो होती है। मेरे स्कूल के अंदर एलिमेंट्स फॉलो होती थी। तो हमारे को क्या था कि स्टार्टिंग में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते थे, हमारे को स्टार्टिंग से ही एक ऐसी बुक पढ़ाई जाती थी जो एनसीईआरटी से भी ज्यादा हार्ड होती है। तो अगर हम पढ़ना ही यहाँ से शुरू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम एनसीईआरटी वाले बंदों से आगे रहेंगे, राइट। तो ये मतलब अप्रोच थी हमारे स्कूल वालों की, तो काफी अच्छी चीज है। तो अगर आपके स्कूल के अंदर एनसीईआरटी फॉलो होती है तो मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी अच्छे से करना, लेकिन अगर आपके स्कूल में एलिमेंट्स वाली बुक फॉलो होती है तो मैं आपको बोलूंगा एलिमेंट्स करना, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। और जब तुम्हारी इन दोनों बुक में से एक बुक हो जाए ना, उसके बाद आपको आर डी शर्मा करनी है। यस क्लास 11th के अंदर RS अग्रवाल मत करना मत करना मत करना, RD शर्मा ज्यादा बेटर है। देखो 10th की जो RD और RS है वो मान सकता हूं कि मतलब 19-20 का ही फर्क है, लेकिन जो 11th की RD और RS है ना, इसमें 19 लाख का फर्क है। 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ना 11th क्लास के अंदर RD शर्मा चूज करना, RS चूज मत करना। पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी करना है, उसके बाद RD शर्मा करनी है और उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। ये वाली बुक मैंने खुद पढ़ी है और आप मानोगे नहीं, इस बुक के जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है ना वो मतलब अलग ही लेवल है। तो मैंने ना मतलब बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, मैंने RD शर्मा पढ़ी है, एग्जाम्पलर पढ़ी है, और आप मानोगे नहीं मतलब ऐसा मेरे ख्याल से 100 में से एक बच्चा होगा जो ये चीज करता होगा, और मैंने भी की थी ये चीज। मैंने ना मैथ्स की
प्रदीप पब्लिकेशन वाली बुक भी पढ़ी है। यस, प्रदीप पब्लिकेशन है ना आपका मतलब फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री इन सब के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन मैथ के लिए इतना फेमस नहीं है। और मैं ना इस बुक से इतना इंप्रेस हो गया था, मतलब इसकी बाकी सब्जेक्ट्स की बुक से, कि मैंने ना मैथ की भी ये बुक खरीद ली थी। प्रदीप पब्लिकेशन मैथ के लिए सच में अच्छी नहीं है। यस, मतलब मेरे पैसे लग गए थे, बट फिर मेरे को बाद में समझ में आया कि मैथ की इसकी बुक इतनी फेमस क्यों नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा प्रदीप पब्लिकेशन मैथ में मत लेना, ठीक है। आर.डी. शर्मा बहुत अच्छी बुक है, एग्जाम्पलर बहुत अच्छी बुक है, और ये तो मतलब आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है क्वेश्चन बैंक एंड साथ में PYQ, ठीक है। PYQ आपका मैंने देखो जानबूझ के लास्ट में रखा है। अगर आपका बजट इशू है तो मैं बोलूंगा कि PYQ को आप स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन बैंक जरूर लेना, जरूर लेना। देखो मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, आपकी उतनी ही परफेक्शन आती जाएगी। तो आपको ना मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। और देखो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, मैंने ना आपको आर.डी. शर्मा बुक पहले करने के लिए बोला है और क्वेश्चन बैंक मैंने आपको बाद में करने के लिए बोला है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि देखो आप जानते हो कि आर.डी. शर्मा के अंदर जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक ऐसे क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, आपको पता होगा। लेकिन क्वेश्चन बैंक के अंदर है ना आपको थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब आप एक बार आर.डी. शर्मा सोल्व कर चुके होगे ना, तो उसके बाद आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आ जाए, आप कर लोगे। और इस चीज की वजह से पता क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो आपको पहले आर.डी. शर्मा करनी है, और उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन बैंक को सोल्व करोगे ना, इस क्वेश्चन बैंक को सोल्व करते टाइम आपके क्वेश्चन है ना मतलब ऐसे होंगे चुटकी बजाते क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी आर.डी. शर्मा जैसी बुक कर चुके हो। समझ में आ रहा है? तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। PYQ आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बोलूंगा PYQ कर लेना, लेकिन अगर आप ये चीजें भी कर लेते हो ना तो मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। देखो यार मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई ना, सारी मैंने थोड़ी सी डिटेल में बताई है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक और PYQ का जो लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखो आप चाहो तो इनको अपने ऑफलाइन वगैरह से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनको मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको इन पे बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो ऑफलाइन में भी आपको ये सस्ते मिलेंगे, लेकिन ऑफलाइन से सस्ते कहां पे मिलेंगे, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाओ, इनको परचेज करो और जल्दी से इनसे पढ़ना शुरू करो। और देखो यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी ना इन बेस्ट बुक्स के बारे में पता चले। और यार इस वीडियो को ना लाइक कर देना, और हाँ साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड आएगी ना, अगली वीडियो में उस टॉपिक पे अपलोड कर दूंगा। तो जाओ जल्दी से पढ़ाई में लग जाओ। बाय।